हेलो दोस्तों, मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे चट्टान, जहां से एग्ज़ाम में अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरह के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चट्टान किसे कहते हैं? पहला ही क्वेश्चन बनता है कि चट्टान क्या है, ठीक है ना। तो चट्टान होता क्या है? तो पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के कठोर व मुलायम पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। चट्टान क्या है? तो पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाले सभी प्रकार के कठोर व मुलायम पदार्थ क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चट्टान कहलाते हैं। अब देखते हैं कि जो ये चट्टान है, जो पृथ्वी का क्रस्ट है, पहले तो इस क्रस्ट की बात कर लेते हैं। जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ठीक है ना, इसके निर्माण कुल कितने तत्व हैं? तो 110 तत्व मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण करते हैं। अर्थात पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण करने वाले तत्व कितने हैं, यानी कुल तत्वों की बात करते हैं। यानी कुल तत्व जो पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण करते हैं, तो इन कुल तत्वों की संख्या जो है 110 है। कितनी है? 110। अर्थात पृथ्वी के क्रस्ट में 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? इसका निर्माण करते हैं। लेकिन इन 110 तत्वों में से केवल जो सबसे प्रमुख हैं वो केवल 8 ही हैं। कितने हैं? केवल 8 ही हैं जो पृथ्वी के क्रस्ट का 98% भाग का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 110 तत्व मिलकर क्या करते हैं? इसका क्रस्ट का निर्माण करते हैं। लेकिन इन 110 तत्वों में से केवल 8 ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो पृथ्वी के क्रस्ट का 98% भाग क्या कर देते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है क्या? अगर हम इन 8 तत्वों की बात करें, यानी पृथ्वी के क्रस्ट निर्माणकारी तत्वों की बात करें, ये कितने हैं? तो प्रमुख रूप से 8 है, जबकि कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 110 है। और इन 8 की बात करें तो ये 8 कौन कौन से हैं? तो पहले पे आता है ऑक्सीजन। कौन आता है? ऑक्सीजन। पहला कौन है? ऑक्सीजन है। दूसरा कौन है? तो दूसरा है सिलिकॉन। तीसरा है एल्यूमिनियम। चौथा पे लोहा। पांचवा कैल्शियम। छठा सोडियम। पोटेशियम। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अगर इन तत्वों के प्रतिशत की बात कर लें तो सबसे अधिक कौन है? ऑक्सीजन है, जो कितना होता है? तो 66.8%। कितना है? 46.8% है। जबकि सिलिकॉन की बात करें तो ये कितना होता है? 27.7% होता है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम कितना है? 8.11% है। जबकि लोहा की बात करें तो कितना है? ये लगभग 5% है। कैल्शियम कितना पाया जाता है? तो 3.63%। सोडियम की बात करें तो सोडियम है 2.83%। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम है 2.5%। और मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम है 2.09%। ठीक है। अर्थात पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इसके क्रस्ट के निर्माणकारी जो तत्व हैं कुल कितने हैं? 110 हैं। इन 110 में से 8 जो तत्व हैं क्या हैं? सबसे प्रमुख हैं, बहुत मुख्य रूप से हैं।
जो क्या करते हैं, क्रस्ट का 98% भाग क्या कर लेते हैं, निर्माण करते हैं। और इन 8 तत्वों की बात करें जिसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है। अगर इनके प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन 46.8% है, सिलिकॉन 27.7% है, कैल्शियम 8.11% है, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.5% और मैग्नीशियम 2.09%। ठीक है ना, जो क्या करते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण करते हैं। अतः आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में किस तत्व का प्रतिशत या कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे कौन है, तो सिलिकॉन है, और तीसरे पे कौन है, एल्युमिनियम। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। अगर इसके खनिजों की बात करें, पृथ्वी में, पृथ्वी का जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर खनिजों की बात करें तो इनमें खनिजों की जो संख्या है लगभग 2000 से अधिक है। ठीक है, पृथ्वी के क्रस्ट में जो पर्वत निर्माणकारी जो खनिज है, ठीक है ना, पर्वत निर्माणकारी खनिज, इनकी संख्या कितनी है, तो ये जो संख्या है इनकी 2000 से अधिक है। 2000 से क्या है, अधिक है। ठीक है ना, इनकी संख्या क्या है, 2000 से अधिक है। लेकिन इसमें से केवल 24 खनिजों को ही, केवल कितने, 24 खनिजों को ही प्रमुखता दी जाती है। यानी प्रमुख कितने हैं इसमें से, तो 24 ऐसे खनिज हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है, इनको पर्वत निर्माणकारी खनिज के नाम से भी जानते हैं। पर्वत निर्माणकारी खनिज, पर्वत निर्माणकारी खनिज। यानी पृथ्वी के क्रस्ट में 2000 से अधिक तत्वों की संख्या पाई जाती है। इन तत्वों की, इन 2000 में से केवल 24 ऐसे प्रमुख जो तत्व हैं जो जिनको किस नाम जानते हैं, पर्वत निर्माणकारी तत्व के नाम से भी जानते हैं, जिनकी भूमिका पर्वतों के निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। इन 24 में भी बात करें तो इनमें से केवल 6 जो सर्वाधिक प्रमुख हैं, सर्वाधिक प्रमुख खनिज कितने हैं, तो 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। ठीक है ना, यानी 24 जो तत्व हैं क्या है, 24 जो खनिज हैं ये क्या है, पर्वत निर्माणकारी खनिज के नाम से जानते हैं। लेकिन इन 24 में से भी अगर प्रमुख की बात करें तो कितने हैं, मात्र 6 ऐसे खनिज हैं जो क्या है, महत्वपूर्ण है या सर्वाधिक इनकी महत्वपूर्णता। इन 6 की बात करें तो ये कौन कौन से 6 तत्व हैं, या 6 खनिज हैं। ठीक है ना, तो पहला है फेल्सपार, दूसरा होता है क्वार्टजाइट, क्वार्टज जिसको कहते हैं स्फटिक। तीसरा होता है पायरोक्सिन्स। चौथा जो होता है वो है एम्फीबोल्स। पांचवा जो है इसको कहते हैं अब्रक। और छठा जो है इसको कहते हैं ओलिवन। ठीक है ना, इसके लिए एक ट्रिक होता है, इसके लिए जो ट्रिक है होता है कि
फेल क्वार्टर पाए ऑफ द अभ्रक ओलिवन, पाए अभ्रक ओली। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है फेल क्वार्टर पाए अभ्रक ओली। फेल का मतलब है फेल्सपार, क्वार्टर का मतलब है क्वार्टज, पा का मतलब है पायरोक्सिन्स, ए का मतलब है एम्फीबोलस, और अभ्रक का है अभ्रक ही होगा, और ओलिवन का होता है ओलिवन। ओली का ओलिवन हो जाएगा। इस प्रकार से ये कुल कितने खनिज हो गए? तो ये 6 महत्वपूर्ण खनिज हो गए। अब आगे देखते हैं पर्वत निर्माणकारी खनिजों की अगर बात करें तो इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो पर्वत निर्माणकारी खनिजों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। पर्वत निर्माणकारी खनिज, पर्वत निर्माणकारी जो खनिज हैं इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इनको 3 भागों में बांटा जाएगा। एक को कहते हैं सिलिकेट, दूसरा जो भाग होगा ऑक्साइड होगा, और तीसरा जो होगा कार्बोनेट होगा। कौन सा होगा? कार्बोनेट होगा। अगर हम सिलिकेट की बात करें, ठीक है ना, कि सिलिकेट के अगर उदाहरण की बात करें, तो अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण कौन सा होगा? तो फेल्सपार होगा, फेल्सपार। और कौन होगा? तो अभ्रक होगा आदि। ऐसे ही ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड के जो एग्जाम्पल है कौन होंगे? तो एक होगा क्वार्टजाइट, क्वार्टज, क्या होगा? क्वार्टज होगा। फिर क्या होगा? हेमेटाइट होगा, या हेमाटाइट, या हेमेटाइट, हेमेटाइट होगा। फिर मैग्नेटाइट होगा, मैग्नेटाइट आदि। ऐसे ही कार्बोनेट की बात करें, ठीक है ना, तो कार्बोनेट में कौन सा होगा? तो कैल्साइट होगा, कैल्साइट। और कौन होगा? तो डोलोमाइट, डोलोमाइट आदि इसके क्या होंगे? इसके उदाहरण होंगे, ठीक है ना। यानी पर्वत निर्माणकारी जो खनिज हैं, ठीक है ना, उनको कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक कहलाएगा सिलिकेट, दूसरा कहलाएगा ऑक्साइड, और तीसरा क्या कहलाएगा? कार्बोनेट कहलाएगा। अगर सिलिकेट के उदाहरण की बात करें तो ये चाहे इसके सिलिकेट में कौन तत्व कौन से खनिज आएंगे? तो इसमें फेल्सपार और अभ्रक आएंगे, जबकि ऑक्साइड में ये क्वार्टाइज, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आएगा, जबकि कार्बोनेट में कैल्साइड और डोलोमाइट आदि ऐसे क्या होंगे? इन तत्वों के उदाहरण, ठीक है। अब देखते हैं कि जो चट्टान है, चट्टान कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो चट्टान की बात करें, चट्टान के प्रकार की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके प्रकार की बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकारों की बात करें, एक को कहते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान या शैल। दूसरे को कहते हैं अवसादी चट्टान, दूसरे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। और तीसरे को कहते हैं कायांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, ठीक है ना। चट्टान के प्रकार की बात कर, चट्टान के कितने प्रकार होते हैं? तो चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान, तीसरा होता है कायांतरित चट्टान, जिसको रूपांतरित चट्टान के भी नाम से भी जानते हैं। आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है? तो अगर इसकी विशेषता की बात करें, विशेषता,
तो जब मैग्मा धरातल पर आता है, जब धरातल पर आता है तो लावा क्या होने लगता है, लावा जल्दी से ठंडा होना शुरू करता है। और जब लावा जल्दी से ठंडा होता है तो ये जो ये चट्टान है, ठीक है ना, इसका आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। जब आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा तो ये जो लावा है जल्दी से जब ठंडा होगा तो उसमें जो कण है वो कैसे होंगे, बारीक होंगे, यानी उसके जो रवे होंगे कैसे होंगे, बारीक होते हैं। अतः इस चट्टान की पहली विशेषता क्या है कि ये कठोर होता है, ये सबसे कठोर चट्टान है, सबसे क्या है, कठोर चट्टान है। दूसरा, ये परत विहीन होती है, ये क्या होती है, परत विहीन चट्टान होती है, ठीक है ना। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं या जीवाश्म रहित होता है, जीवाश्म रहित ये चट्टान है। और जो अगला इसकी विशेषता है वो है कि इसके जो रवे होते हैं, रवे कैसे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, छोटे होते हैं। इसके रवे कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। इसके रवे कैसे होते हैं, तो इसके रवे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है क्या। अगर इस चट्टान के अगर हम उदाहरण की बात करें, ठीक है ना, आग्नेय चट्टान की क्या करें, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण, ठीक है ना, तो कौन इसके उदाहरण होंगे, तो पहला होगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, डायोराइट आदि। ये सब क्या हैं, इसके उदाहरण, इसके क्या है, सब उदाहरण, ठीक है ना। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं आग्नेय चट्टान, दूसरे को अवसादी और तीसरे को क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं, या उसको क्रांतिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। अगर आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान की अगर विशेषता देखें तो ये क्या होता है, सबसे कठोर होता है। फिर ये परत विहीन होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, अर्थात ये जीवाश्म विहीन होता है। और इसके जो रवे होते हैं बारीक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना। और इस चट्टान के ऊपर, जो ये चट्टान है, इसके ऊपर रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव कम पड़ता है। इनके ऊपर रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव कम होता है। रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव क्या होता है, कम पड़ता है या न के बराबर पड़ता है। जबकि इस चट्टान के ऊपर जो भौतिक क्रियाएं हैं, ठीक है ना, भौतिक क्रियाएं, तो भौतिक क्रियाओं का प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। भौतिक क्रियाओं का प्रभाव क्या होता है, भौतिक क्रियाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जो आग्नेय चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान के ऊपर रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव कम पड़ता है, जबकि भौतिक क्रियाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है। अतः भौतिक क्रियाओं का प्रभाव ज़्यादा होने से या ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने से होगा क्या, कि जो ये आग्नेय चट्टान है, इस आग्नेय चट्टान में इस भौतिक क्रिया की वजह से क्या होता है, इसमें विघटन और वियोजन होता है। इसमें क्या होगा, विघटन और वियोजन होता है, विघटन व वियोजन, ठीक है ना। अतः यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, कि आग्नेय चट्टानों में विघटन और वियोजन किस प्रक्रिया के कारण होती है, तो उनके भौतिक क्रियाओं के कारण होती है, ठीक है क्या। अब देखते हैं कि आग्नेय जो चट्टान है, अगर इसको उत्पत्ति के आधार पर अगर बांटें, ठीक है, तो इनको क्या कहते, तो कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। तो आग्नेय चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। आग्नेय चट्टान को, आग्नेय चट्टान, जो आग्नेय चट्टान है, इसको उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता। एक को कहेंगे आंतरिक
आग्नेय चट्टान, आंतरिक आग्नेय चट्टान। दूसरे को कहा जाता है बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, क्या कहा जाता है? बाह्य आग्नेय चट्टान। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आप आंतरिक आग्नेय चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी इसमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट। ठीक है ना। जबकि बाह्य चट्टान का उदाहरण तो ये क्या है? बेसाल्ट है। ठीक है ना, ये क्या है? बेसाल्ट होता। जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना, कौन है? जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है, इसको भी पुनः दो भागों में बांटा जाएगा या बांटा जा सकता है। एक को बोलते हैं पातालिक, एक को क्या बोलते हैं? पातालिक आंतरिक आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। जबकि दूसरे को कहते हैं मध्य या मध्यवर्ती, मध्यवर्ती आंतरिक, मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आंतरिक आग्नेय चट्टान को दो भागों में पुनः बांटा गया, पातालिक आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरे को कहा गया मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान। ये जो पातालिक अगर आंतरिक आग्नेय चट्टान की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब मैग्मा धरती के अंदर, यानी जब ज्वालामुखी फटता है, तो ये क्या होता है कि ये धरातल के अंदर ही, सबसे अंदर ये क्या हो जाते हैं? ये जम जाता है। ठीक है ना। और ये जमने की इसकी प्रक्रिया क्या होती है? ये बहुत धीरे धीरे जमता है। ठीक है ना। जब बहुत धीरे धीरे जमता है तो इसके जो कण होते हैं क्या होंगे? कि बड़े बड़े होंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे जम रहा है। तो जब धीरे धीरे जमेगा तो क्या होगा? इसके जो कण होंगे बड़े बड़े हो जाते हैं। अतः इसमें क्या होते हैं? तो ये धीरे धीरे जमता है। ये क्या होता है? धीरे धीरे ये जमता है। ठीक है ना। और धीरे धीरे जमने की वजह से जो इसके रवे हैं, वो रवे कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। इसके रवे कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। अगर हम इस पातालिक आग्नेय चट्टान के अगर उदाहरण की बात करें, अगर इसके उदाहरण की बात कर लें, तो इसका उदाहरण कौन? तो पातालिक आंतरिक आग्नेय चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण कौन होता है? तो ग्रेनाइट होता है। ठीक है ना। ग्रेनाइट चूँकि आंतरिक चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन ये ग्रेनाइट सबसे अच्छा उदाहरण किसका आएगा? किसका अगर इसमें देखा जाए तो जो पातालिक आंतरिक आग्नेय चट्टान है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन होता है? ग्रेनाइट होता है। कौन होता है? ग्रेनाइट होता है। ठीक है ना। और कौन होता है? तो गैब्रो होता है। कौन होता है? गैब्रो होता है। और कौन होता है? तो डायोराइट होता है। डायोराइट। ठीक है ना। ये सब क्या है? पातालिक आंतरिक चट्टान के ये उदाहरण। ठीक है। आंतरिक पातालिक आंतरिक जो चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान होती है, क्या होती हैं? ये धरातल के अंदर काफ़ी नीचा, काफ़ी गहराई में ये धीरे धीरे जमते हैं। और जब धीरे धीरे जमते हैं तो इनके कण कैसे होते हैं? बड़े बड़े हो जाते हैं। अर्थात इनके रवे कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। और ये जमते कैसे हैं? तो धीरे धीरे। ठीक है ना। और इसका अगर उदाहरण पूछा जाए, अगर कि पातालिक आंतरिक आग्नेय चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा? ग्रेनाइट है। इसके अन्य उदाहरण में गैब्रो और डायोराइट भी हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं मध्यवर्ती आंतरिक चट्टान की। ठीक है ना। तो देखते हैं कि मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान क्या होता है। मध्यवर्ती
आंतरिक आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। अगर मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान की बात करें तो ये मान लें कि ये धरातल है और यहाँ से ये मैग्मा निकलना शुरू हुआ, ठीक है ना। जब ये मैग्मा निकला, जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो धरातल के यहाँ पे खाली स्थान रहा, इसमें क्या हो गया, ये भर गया, इधर खाली था इधर भर गया, ठीक है ना। अर्थात इसमें कोई अवरोध आया और ये खाली स्थानों में क्या होने लगे, भर गए। जब ये खाली स्थानों में भरे, ये बीच वाले क्षेत्र वाले बीच के एरिया में भरे, बीच के क्षेत्र में भरे, ठीक है ना। तो ये जब ये भरेंगे, जब यहाँ पे ये लावा रुकेगा तो ये अलग अलग तरह की आकृतियों का निर्माण कर लेगा। क्या करेगा, अलग अलग आकृतियों का निर्माण करेगा और उन अलग अलग आकृतियों को अलग अलग नामों से जानेंगे। उन अलग अलग आकृतियों क्या करेंगे, अलग अलग नामों से जानेंगे, ठीक है ना। जैसे लैकोलिथ, बैकोलिथ, डाइक, सील, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये आंतरिक, ये मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान के क्या है उदाहरण, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि लावा जब निकल रहा होता है, लेकिन ये पृथ्वी के जो धरातल है, धरातल के रुकावट की वजह से क्या हो जाता है कि ये खाली स्थानों में, पृथ्वी के अंदर जहाँ खाली स्थान होते हैं या फिर पृथ्वी जहाँ थोड़ी उड़ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग आकृतियों में ये जम जाते हैं। और जब अलग अलग आकृतियों में जमते हैं तो इन अलग अलग आकृतियों को अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्हीं में से एक नाम है लैकोलिथ। यानी अब देखते हैं कि ये जो आंतरिक मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना, इनकी जो अलग अलग आकृतियाँ बन रही हैं, इन अलग अलग आकृतियों को किस नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो एक है लैकोलिथ, लैकोलिथ, ठीक है ना, लैकोलिथ। ये लैकोलिथ क्या होता है, जब नीचे से निकलने वाला मैग्मा, ठीक है, जब क्या हो जाए, एक गुंबद के रूप में जम जाए, यहाँ से निकलने वाला ये लावा क्या हो जाए, एक गुंबदाकार रूप में क्या हो जाए, जम जाए, ठीक है ना। यानी एक क्या हो जाए, गुंबद का रूप ले ले, ठीक है। तो क्या इसी को किस नाम से जानते हैं, लैकोलिथ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये जो गुंबदाकार आकृति बनेगी, गुंबदाकार, ठीक है ना, जो ये गुंबदाकार जो आकृति है, ये गुंबदाकार आकृति क्या कहलाएगी, ये लैकोलिथ कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरे की बात करें जिसको बोलते हैं भित्तिशिला, भित्तिशिला, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं डाइक। यही इसका दूसरा नाम क्या है, डाइक, या इंग्लिश में भी इसको क्या लिखते हैं, डाइक लिखते हैं, ये डाइक, ठीक है ना। डाइक क्या होता है कि धरातल के ये दरारी क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, ये दरारी क्षेत्र है। और ये क्या हुआ कि यहाँ से मैग्मा निकल रहा था और ये क्या हो गया, इस दरारी क्षेत्र में क्या हो गया, जम गया, ऐसे लंबवत क्या हो गया, जम गया। तो जो ये लंबवत जमने वाला जो ये आकृति है, ठीक है ना, जो ये इसकी लंबवत जो आकृति है, ये लंबवत आकृति ही क्या कहलाती है, डाइक कहलाती है। ये लंबवत आकृति इसकी क्या कहलाती है, डाइक कहलाती है। एक होता है पत्र या पत्रक शिला, एक होता है पत्र या पत्रक शिला, पत्रक शिला, ठीक है ना। इसको सील के नाम से भी जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, सील के नाम से, ठीक है ना। ये सील क्या होता है, तो सील ये क्या होता है कि निकलने वाली मैग्मा या लावा, धरातल से निकलने वाली मैग्मा या लावा जब क्या हो जाए, जब समानांतर रूप में जम जाए, किस रूप में जम जाए, एक समानांतर रूप में ये जम जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से बनने वाली ये आकृति क्या कहलाती है, तो ये आकृति क्या कहलाती है, पत्रकशिला या सील के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। लैकोलिथ क्या है, तो लैकोलिथ वो होता है जब मैग्मा जब धरातल से निकलती है तो धरातल के अंदर ही एक गुंबदकार रूप में जब जम जाती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, लैकोलिथ के नाम से जानते हैं।
जब मैग्मा जब धरातल से निकल रहा होता है तो दरारी भाग में, धरातल के दरारी भाग में लंबवत रूप से जम जाता है, तो इसी को कहते हैं भित्तिशिला या डाइक कहते हैं। और जब यही मैग्मा जब धरातल से जब नीचे से निकलता है तो धरातल में क्या होता है, समानांतर रूप में फैल जाते हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे के समानांतर रूप में फैल जाते हैं, तो इसी को पत्र या पत्रक शिला या सील के नाम से जानते हैं। एक होता है लैपोलिथ, एक क्या होता है, लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है, तो लैपोलिथ की बात करें, लैपोलिथ ये लैपोलिथ क्या है, तो धरातल से निकलने वाली लावा, धरातल से निकलने वाली लावा जब एक तस्तरी के रूप में जम जाए, किस रूप में जम जाए, एक तस्तरी नुमा आकृति में जम जाती है, तो इसी आकृति को क्या कहते हैं, लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है, तस्तरी नुमा होता है। इसकी आकृति कैसी होती है, तस्तरी नुमा आकृति होती है, ठीक है ना। इसकी आकृति कैसी होती है, तस्तरी नुमा होता है। एक होता है लैकोलिथ, एक क्या होता है, लैकोलिथ, ठीक है ना। लैकोलिथ तो पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है फैकोलिथ, फैकोलिथ, एक क्या होता है, फैकोलिथ। फैकोलिथ किसको कहते हैं, तो जब धरातल से निकलने, जब आंतरिक भाग से निकलने वाली मैग्मा धरातल के अंदर एक लहरदार आकृति में क्या हो जाए, जम जाए, ठीक है ना। किस रूप में जम जाए, लहरादार रूप में जम जाए, तो उसको किस नाम से जानते हैं, फैकोलिथ के नाम से जानते हैं। कि मान लीजिए कि ये मैग्मा निकल रहा था यहाँ से, ठीक है ना, और ये निकलने वाला मैग्मा क्या हुआ कि यहाँ पे इसके वजह से एक इस तरह से एक आकृति का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये लहरदार जो आकृति बन रही है, ये लहरदार आकृति क्या कहलाती है, फैकोलिथ के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। इस वाले आकृति को कहते हैं अपनीति। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपनति, या ये क्या कहलाता है, अपनति। जबकि इसका गहरा वाला भाग जो धंसा वाला हिस्सा है वो कहलाता है अभिनति, अभिनति, ठीक है ना। जो ऊठा वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, अपनति कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है, जो दबा हुआ वाला हिस्सा है, वो क्या कहलाता है, ये अभिनति के नाम से जाना जाता है। एक होता है बैथोलिथ, एक क्या होता है, बैथोलिथ, ठीक है ना। कि बैथोलिथ किसको कहते हैं, ठीक है, बैथोलिथ, बैथोलिथ, बैथोलिथ की बात करें तो धरातल के अंदर से निकलने वाली लावा धरातल के अंदर या धरातल में किस रूप में जम जाए, एक छतरी नुमा या छत के रूप में ये क्या हो जाए, जम जाए, ठीक है। किस रूप में जम जाए, ये एक छत नुमा आकृति के रूप में जम जाए, ठीक है। तो इसी को किस नाम से जानते हैं, तो इसी को कहते हैं बैथोलिथ, ठीक है ना। कि यहाँ से ये मैग्मा गया और इस तरह से क्या हो गया है, ये एक छत के नुमा ये क्या हो गया, जम गया, ठीक है ना। तो जो छतरी नुमा या छत के नुमा, ठीक है ना, जो जमा हुआ जो लावा है, ठीक है, तो इससे जो बनने वाली आकृति है यही क्या कहलाती है, बैथोलिथ कहलाती है। यहाँ पे ये क्या बन जाता है, छत बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, छत, ये बैथोलिथ कहलाता है। ये इसकी क्या है, दीवारें हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती हैं, ये इस तरह से जम जाती हैं और क्या हो, किस आकृति का निर्माण करती हैं, तो बैथोलिथ का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बाह्य आंतरिक चट्टान की, बाह्य आग्नेय चट्टान की, ठीक है ना। कि बाह्य आग्नेय चट्टान क्या है, ठीक है ना। बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान की बात करें, ठीक है ना, तो बाह्य आग्नेय चट्टान क्या है, तो जब मैग्मा धरातल के ऊपर आके
जब मैग्मा जब धरातल के ऊपर आ जाता है तो लावा कहलाएगा। और ये लावा क्या होगा, जब धरातल के ऊपर जमता है, ठीक है ना, तो किस चट्टान का निर्माण करता है, तो बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है ना। इस बाह्य आग्नेय चट्टान को, ठीक है ना, जो बाह्य आग्नेय चट्टान है ये किसका उदाहरण है, तो ये बेसाल्ट का अच्छा उदाहरण है। ये कैसी चट्टानें होती हैं, बेसाल्टिक चट्टान के नाम से भी जानती है, अर्थात ये बेसाल्ट इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात इसको किस नाम से जानते हैं, बेसाल्टिक चट्टान के नाम से जानते हैं, बेसाल्टिक चट्टान, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बेसाल्ट का ये अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना। अतः इसको क्या कहते हैं, बेसाल्टिक चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये जो बाह्य आग्नेय चट्टान है, ठीक है ना, इसका जो निर्माण है किसके वजह से हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ, ठीक है ना। जब ज्वालामुखी उद्गार से इसका उत्पत्ति हुई है, अतः इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको ज्वालामुखी चट्टान के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, तो ज्वालामुखी चट्टान के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी चट्टान के भी नाम से जानते हैं। इस ज्वालामुखी चट्टान की बात करें तो अगर इसका क्षरण होता, क्या होता है, इसका क्षरण होता है, विघटन होता है, वियोजन होता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो इसके वियोजन से, ठीक ना, इसके क्षरण से किसका निर्माण होगा, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। और इस काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को रेगुर के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी या रेगुर के नाम से जानते हैं, जो क्या होती है, काली मिट्टी होती है, ठीक है क्या। अब देखते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है। अब किसकी बात करें, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान की बात करें, ठीक है। तो अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता, तो अवसादी चट्टान का निर्माण की बात करें तो आग्नेय चट्टानें या रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनके विघटन और वियोजन से, ठीक है ना, किसका निर्माण होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है ना। जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, फिर रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनके विघटन और वियोजन से, इनके विघटन व वियोजन से, इनके विघटन और वियोजन से किसका निर्माण होता है, तो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है ना। अवसादी जो चट्टान है पृथ्वी के धरातल पर लगभग 75% धरातल पर पाई जाती है, ठीक है ना। अर्थात ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो धरातल है, ठीक है ना, उसके पृथ्वी के धरातल के लगभग 75% भाग पर, पृथ्वी के धरातल पर या धरातल के लगभग 75% भाग पर ये क्या है, विस्तृत है, यानी फैला हुआ। लेकिन पृथ्वी के धरातल के निर्माण में इसका कितना योगदान है, तो पृथ्वी के धरातल के निर्माण में अगर इसके योगदान की बात करें तो केवल 5% है। केवल कितना है, 5%, ठीक है ना। ये क्या है, अवसादी चट्टान है, ठीक है ना। अगर हम इसके उदाहरण की बात कर लें, ठीक है ना, कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है ना, या कौन कौन से ऐसे चट्टान है जो अवसादी चट्टान के रूप में आएगा, ठीक है ना। तो जैसे सेल है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कौन है, सेल है, और कौन है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, चूना पत्थर, डोलोमाइट,
और कौन है, बलुआ पत्थर है या बलुआ पत्थर, ये सब क्या है, तो ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान क्या होता है। ठीक है ना। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान की बात करें तो इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना। तो अधिक ताप दाब पर जब क्या हो जाए, चट्टानों में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। तो उसी किस नाम से जानते हैं, रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। उन्हें किस नाम से जानते हैं, रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। ये रूपांतरित चट्टान जो बनती हैं, ये आग्नेय चट्टानों का भी रूपांतरण होता है और अवसादी चट्टानों का भी क्या होता है, रूपांतरण होता है। ठीक है ना। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, इसके किसकी बात करें, इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे संगमरमर है, क्वार्टजाइट है, संगमरमर, क्वार्टजाइट, संगमरमर, क्वार्टजाइट और नीस है आदि क्या है इसके उदाहरण, नीस आदि इसके क्या हैं, उदाहरण है। ठीक है। थैंक यू।